नमस्कार, जय भीम। मैं ॲडव्होकेट डॉक्टर सिद्धार्थ कांबळे, दैनिक बहुजन सौरभचा मुख्य संपादक। दैनिक बहुजन सौरभच्या यूट्यूब चॅनलमध्ये सर्वांचं स्वागत। आज अत्यंत धक्कादायक बातमी पूर्ण देशाला मिळाली, ती म्हणजे अरुण गोयल जे चीफ इलेक्शन कमिशन होते त्यांनी काल रिझाईन केलं आणि रिझाईन केल्यामुळं त्याच्यावरती अनेक प्रश्नचिन्ह निर्माण झालेले. हेच नाही तर काही लोकांनी असंही प्रेडिक्ट केले की RSS आणि मोदी सरकार यांनी त्यांच्यावरती वेगवेगळा प्रोग्राम लादला, परंतु त्यांनी ते बहुधा नाकारलं असेल. कारण तुम्हाला माहिती आहे की इलेक्शन कमिशनमध्ये जर कुठलीही जरी धांदली केली असेल तर त्याला फार कडक शिक्षा आहे, आणि ती शिक्षा जर झाली आणि जर यांनी काहीतरी उलटंसिलटं केलं असेल, अनकॉन्स्टिट्युशनल जर केलं, तर त्याची शिक्षा भोगण्याची तयारी मात्र कोणात नसते. सर्वांना माहिती आहे की 2019चं इलेक्शन हे EVMच्या माध्यमातून त्यांनी ते केलेलं असेल, आणि समजा जर ते सर्व काही उघडकीस आलं, काही लोकांनी जर कबुली केली, सर्व लोकांनी काय काय टॅम्परिंग केलं, तर BJP या पूर्ण देशाच्या नकाशातून उडून जाईल. अत्यंत गंभीर असा तो प्रश्न आहे. त्यावरती आधारित रात्री 11 वाजता ही न्यूज आली सर्वीकडे. तशी काल सर्वांनाच माहिती होतं, संध्याकाळीच त्यांनी ते रिसिग्नेशन दिलं होतं अरुण गोयल यांनी. आज त्याच्यावरती आधारित आम्ही एक छोटासा एक व्हिडिओ आणि एक लोकांचे ओपिनियन्स आणि प्रामुख्यानं महमूद प्राचा याचा मोठा सुंदरसा एक चांगला व्हिडिओ वेगवेगळ्या पद्धतीने त्यांनी जे उत्तरं दिलेत आणि ज्या पद्धतीने त्यांनी एक्सप्लेन केले ते अत्यंत मार्मिक आहे. तुम्हा सर्व लोकांना ऐकण्याची आज ऐकायला पाहिजे ते. कारण जोपर्यंत तुम्ही, आणि ते सुप्रीम कोर्टाचे एक नावाजलेले वकील आहेत, या EVMच्या बाबतीमध्ये जे महत्त्वाचे लोक आहेत त्याच्यात एक महमूद प्राचा आहे. त्यांनी सांगितले की नाही, मला या देशाला वाचवायचं आहे. बाकीचे लोक मात्र कोणी हायर कास्टमधलं दिसलं नाही. अशा पद्धतीची ते लढाई आहे. एक सुंदरसा हा क्लिप तुम्हाला दाखवतो आम्ही, याच्यावरनं तुम्हाला अंदाज येईल. बघूया तो क्लिप. कुछ दिनों पहले पाकिस्तान के मुख्य चुनाव आयुक्त का एक वीडियो वायरल हुआ था। आदमी की अंतरात्मा कब किस रूप में कहां जग जाए कोई कह नहीं सकते। बिल्कुल रोते हुए रूंधे गले से पाकिस्तान के मुख्य चुनाव आयुक्त ने वो वीडियो जारी किया था और कहा था कि मैं स्वीकार करता हूं कि मैंने इन चुनावों में बहुत बेईमानी करी। मैंने गलत तरीके से लोगों के वोट डलवाए, हजारों लाखों वोट कैंसिल किए और हजारों लाखों वोट फर्जी पड़वाए। लेकिन मेरा खुदा, मेरा जमीर अब इस बात के लिए मुझे धिक्कार रहा है कि मैंने कितना बड़ा गुनाह किया था। और उन्होंने कहा कि मुझे इसके लिए फांसी होनी चाहिए। मेरे साथ साथ जो ब्यूरोक्रेट इस गंदे काम में जुड़े हुए थे उनको भी फांसी होनी चाहिए, उनको भी चौराहे पे लटका दिया जाए। मैं सच कहूं तो इतनी ईमानदारी भरी स्वीकारोक्ति मैंने बहुत कम सुनी है कि जब इंसान को अंदर से गिल्ट हो रही हो कि उसने गलत काम किया, उसने गुनाह किया, और वो कह रहा हो कि उसको फांसी पर लटका दिया जाए। ऐसी बातें मैंने बहुत कम सुनी है। लेकिन भारत में जब चुनाव सिर पर है, EVM को लेकर हर जगह चर्चा हो रही है, EVM को लेकर देश दुनिया में सवाल खड़े हो रहे हैं कि भारत का लोकतंत्र कैसे बचेगा और कहां बचेगा अगर EVM से चुनाव हो। ऐसे समय में जब सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्टोरल बॉन्ड पर एक नोटिस जारी किया हो, स्टेट बैंक से कहा हो कि बताइए कि किस पार्टी ने कहां कितने पैसे बॉन्ड में खर्च किए, और स्टेट बैंक हैरानी की तरह बता दे कि हमारे पास रिकॉर्ड नहीं है, हमें बहुत टाइम चाहिए, जून तक का टाइम चाहिए। मतलब साफ है कि साहेब नहीं चाहते कि चुनाव में फंडिंग का लेखा जोखा देश के सामने आए कि किस पार्टी ने कितने रुपया, कितने हजार करोड़ रुपया किस पार्टी ने देशद्रोही लोगों से लिए, आतंकियों से लिए, धन कुबेरों से लिए। 11 मार्च को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई है। सुप्रीम कोर्ट में एक PIL भी दाखिल की गई है कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के खिलाफ कार्रवाई की जाए। ऐसे दौर में जब पूरा चुनाव आयुक्त संदेह के घेरे में है, आज अचानक चुनाव आयुक्त अरुण गोयल ने इस्तीफा दे दिया। कुछ दिन पहले, दोनों पहले तक वो
मुख्य चुनाव आयुक्त के साथ दौरे में थे। भारतीय प्रशासनिक सेवा से वीआरएस लिया था। पंजाब कैडर के 1985 बैच के आईएएस थे। वीआरएस लेने से पहले वो केंद्रीय भारी उद्योग मंत्रालय में सचिव के पद पर तैनात थे। जब वो चुनाव आयुक्त के तौर पर उनकी नियुक्ति को लेकर विवाद हुआ था, उनकी नियुक्ति को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई थी। ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि चुनाव आयोग में ऐसा क्या घट रहा है जिससे डर के कारण चुनाव आयुक्त ने इस्तीफा दे दिया। 2027 तक अभी उनका कार्यकाल था। ऐसे में क्या उनको संदेह हो रहा था, उनको शक हो रहा था, उनको क्या लग रहा था एक बहुत बड़ी साजिश रची जा रही है? ऐसे तमाम सवाल आज जनता के बीच में खड़े हो रहे हैं। चुनाव की घोषणा में 15 बताइए, ट्विटर पे ट्रेंड हो रहा है अनिल मसीह का नाम, जो एक व्यक्ति बन गया बेईमानी का प्रतीक। लोग मजाक में कर रहे हैं देश के लिए, ये बात हम बड़ी मजाक में कह रहे हो, लेकिन देश इस मुकाम तक लाके खड़ा कर दिया गया है। लोग चुनाव आयोग पे ऐसे सवाल खड़े कर रहे हैं। क्या ये शर्मिंदगी मेरे और आपके लिए नहीं है? पूरी दुनिया में मजाक उड़ रही है कि चुनाव से ठीक पहले भारत का चुनाव आयोग छोड़ के भाग खड़ा हुआ। करने क्या जा रहे थे मोदी जी? करनी क्या जा रही थी भारतीय जनता पार्टी? क्या खेल था? और क्या खुद मुख्य चुनाव आयुक्त को आके इसमें सफाई नहीं देनी चाहिए कि करने क्या जा रहे थे? क्यों उन्होंने इस्तीफा दिया? देखिए संजय जी, याद करिए, व्हाइट हाउस में नरेंद्र मोदी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में थे और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में दो ही पत्रकारों को सवाल के लिए इजाजत दी गई थी, एक इंडियन और एक फॉरेन का। इंडियन वाला हमारा जो करना था वो उसने वही किया कि साहब का गुणगान करना था, तो साहब वो सवाल उसने कर दिया, साहब आप बड़ा महान काम कर रहे हैं। दूसरा, वहां के एक पत्रकार ने जरूर एक सवाल किया। जब उसने सवाल किया तो नरेंद्र मोदी ने उसका तो जवाब नहीं दिया। नरेंद्र मोदी घूम के बोले कि सभी जानते हैं कि हम मदर ऑफ डेमोक्रेसी हैं, और वहां से शुरू किया था। आज जब ये हालात हम देखते हैं चुनाव आयोग के, तो मदर ऑफ डेमोक्रेसी में हम ये देखते हैं कि जिसकी जिम्मेदारी है कि मदर ऑफ डेमोक्रेसी को बचाए, वही उस मदर के साथ में रेप कर रहा है, और रेप नहीं कर रहा है, गैंग रेप कर रहा है। तो निश्चित रूप से मां के साथ गैंग रेप करने वाले को क्या सजा देनी चाहिए, वो निश्चित रूप से सोचना चाहिए, और निश्चित रूप से उसके लिए जो भी दोषी हैं उन पर होना चाहिए। दूसरी चीज ये है कि जिस तरह के हालात हैं, आपने जो बात कही मैं उसी पे आ रहा हूं। क्यों ये शब्द क्यों उन्होंने ट्वीट किया? इसलिए किया क्योंकि मदर ऑफ डेमोक्रेसी से रेप हो रहा है, सरेआम हो रहा है, सरे बाजार हो रहा है। और जब यह हो रहा हो तो निश्चित रूप से तकलीफदेह स्थिति होती है। ऐसी स्थिति में व्यक्ति इसी तरह के सवाल उठाता है, यही मजाक करता है। यह मजाक नहीं है, यह हमारे माथे पर लिखा हुआ कलंक है कि हमारा चुनाव आयोग इतना गिरा हुआ हो गया। मैं रीढ़ विहीन भी नहीं कहता हूं, रीढ़ विहीन तो बहुत पहले हो गया, अब वो गिरा हुआ हो गया है कि जिससे आप उम्मीद नहीं कर सकते। हम पाकिस्तान को तमाम लानतें देते हैं, लेकिन उस पाकिस्तान के लियाकत ने जिस तरीके से खुल करके बोला और खुद को दोषी बताया, क्या हमारे यहां किसी की हिम्मत थी? हमारे यहां चुनाव आयोग राहुल गांधी को एडवाइजरी जारी कर रहा है कि आप प्रधानमंत्री पर कोई टिप्पणी मत करें। प्रधानमंत्री कांग्रेस की विधवा कहें, साहब बड़ा अच्छा है, कहते रहिए। पेंशन खा जाती है, कहें तो अच्छा है, वो कुछ भी कहें। अब आप देखिए, चुनाव आयोग ने अभी एडवाइजरी जारी की थी, हमने आपने सबने इस पे चर्चा की कि बच्चों का इस्तेमाल नहीं होगा। आज मैं अपने परिवार के कुछ सदस्यों के साथ बैठा हुआ था, उन्होंने आज ध्यान दिलाया कि अरे ये तो आयोग ने ये आदेश जारी किया था, तो नरेंद्र मोदी तो चुनाव प्रचार के लिए बच्चों का इस्तेमाल कर रहे हैं। वो जो उनके एडवर्टीजमेंट चल रहे हैं, आप देखिए उसमें कैसे कैसे इस्तेमाल किया जा रहा है। तो निश्चित रूप से यह सवाल खड़ा होता है कि चुनाव आयोग यदि एडवाइजरी जारी करता है तो क्यों नहीं भारतीय जनता पार्टी की मान्यता खत्म करता है? क्यों नहीं उसके अकाउंट को सीज करता है? नहीं करेगा, क्योंकि आज मदर ऑफ डेमोक्रेसी के साथ में गैंग रेप हो चुका है।
और वो नित्य प्रतिदिन हो रहा है। तो आप यह समझ लिए ऐसी स्थिति में उनको लटका दिया गया। स्वाभाविक सी बात है। मुझे लगता है, मैं देखिए उस पे नहीं जाता हूं क्या होगा, लेकिन अरुण गोयल का इस्तीफा जरूर चौंकाने वाला है। जो दो बातें मैंने कही, आपने भी उसमें अपने एक रिपोर्टर के थ्रू एक चीज वो करी कि कुछ पोस्टिंग्स मैंने आपसे कहा कि कुछ लोगों को ऐसी जगह लगाने की और उसकी कोशिशें हो रही होंगी, जिसको लेकर के लगातार बैठ के सुन रहे हैं कि प्राचा साहब क्या करने जा रहे हैं, इस्तीफा क्यों दिया। वो ये एक जागृति का परिचायक है कि देश के अंदर एक चेतना विकसित हो रही है। तो क्या इन लोगों को, इन जागरूक लोगों को, इन भारतीय नागरिकों को अधिकार नहीं है कि अरुण गोयल जी सार्वजनिक मंच पर आके बताएं कि आखिर चल क्या रहा था, क्या धांधली थी, क्या गोलमाल था, क्या ईवीएम का फ्रॉड था? क्या देश की जनता को जानने का अधिकार नहीं है? प्राचा साहब आना चाहिए उनको या नहीं आना चाहिए? देखिए, इतना ही जमीर जाग गया, उसी से हमें धन्यवाद करना चाहिए, ऊपर वाले का भी, और ये देश की जनता का एक जो जागरूकता है। अरुण गोयल जी हों या दूसरे लोग हों, वो सड़क पे भी तो निकलते हैं ना। सिर्फ जिस गंदे और गलीज आदमी का आप नाम ले रहे हैं, जो देश के गद्दार है, और उस जैसे अकेला गद्दार नहीं है वो, और भी गद्दार हैं। लिस्ट बड़ी लंबी है उनकी, और ये सब गद्दारों को देश की जनता सजा देगी। ये आप मेरी बात मान के रखना। ये सिर्फ उसका एक परिचायक है, ये सिर्फ एक छोटा सा एग्जाम्पल है आप जो दे रहे हो कि आपको और इस शो को इतने लोग देख रहे हैं और सडनली देख रहे हैं। उसका तो प्रोग्राम पहले से तय होता है। और ऐसे सभी जो देशद्रोही अपने आप को पत्रकार का चोला ओढ़ के बैठे हैं, वो बचने वाले नहीं है। देश की जनता इन्हें छोड़ेगी नहीं। सड़क पे निकलते हैं लोग, इनकी तरफ से मुंह फेर लेते हैं। ये रोज हो रहा है इनके साथ। लेकिन पैसे का लालच, मोदी जी और आरएसएस और बीजेपी के ने जो इनके खून के अंदर लालच, डर का इंजेक्शन डाल दिया है, उसके आगे मजबूर हैं। लेकिन इनको डरना चाहिए मोदी जी से कम, देश की जनता से ज्यादा। जो इनका अंजाम होने वाला है, ये इतने सालों तक जेल जाएंगे ना, जो इस वक्त देश के साथ गद्दारी कर रहे हैं, शायद ये झेल नहीं पाएंगे उतना। इतना इनमें दम नहीं है। अभी भी मौका है। हम सबको बोल रहे हैं, सबको बोल रहे हैं, ईमानदारी से, भारत के संविधान के हिसाब से देश का फोर्थ पिलर बनो, सच्चाई बताओ। ये चाटुकारिता, गुलामी आपके काम नहीं आएगी, किसी भी हाल में नहीं आएगी, किसी भी कीमत पे नहीं आएगी। जनता ने आपको आपकी शक्ल दिखा दी। और ये 10,000 लोग वो होते हैं जो आरएसएस का काडर है। इनको एक व्यक्ति मुंह देखने को तैयार नहीं है इनका, मैं आपको बताऊं तो बात। और हमने तो इनका टोटल बायकॉट कर रखा है। देख लीजिए, देश की जनता भी हमें इनसे ज्यादा प्यार कर रही है ना, जो ये आरएसएस और बीजेपी के लोग जो इन चैनलों पे जाके अपना, और हमारे जैसे भी जो एससी एसटी और माइनॉरिटी के लोग हैं, जिनको ये आर्टिफिशियल लीडर बनाते हैं, ये टीवी चैनल्स पे बिठा बिठा के उनको, उनकी भी क्या हैसियत और औकात रह गई है, ये पूरा देश नहीं पूरी दुनिया देख रही है। ये भारत देश है, मदर ऑफ डेमोक्रेसी है, वो देश की जनता की वजह से है। कोई नरेंद्र मोदी जी, कोई प्रधानमंत्री, कोई होम मिनिस्टर इस देश की डेमोक्रेसी को नुकसान तो पहुंचा सकता है, खत्म नहीं कर सकता। ये बात ध्यान में रख ले, पूरे आरएसएस के कैडर्स ध्यान में रख लें, पूरे देश का एक एक व्यक्ति खड़ा होके इन देशद्रोहियों को सजा देगा। लेकिन अभी मुद्दा यह है कि अभी हम सबको सड़कों पे आने के लिए तैयार हो जाना चाहिए, और जो भी व्यक्ति ईवीएम का नाम लेता है उसको गद्दार घोषित कर देना चाहिए। यही देश की सबसे बड़ी जरूरत है। बाकी देश का चुनाव जैसा होगा, मैं ये नहीं कहता कि पेपर बैलेट से 100% निष्पक्ष चुनाव हो जाएगा, लेकिन पेपर बैलेट से चुनाव होगा। देश की जनता का असली जो नौकर होगा, नौकर नंबर 1 देश का प्रधानमंत्री बनेगा, और वो डरेगा कि कल को मेरे साथ भी ये हो सकता है, तो मैं ईमानदारी से काम करूं। ये देश की जरूरत है इस वक्त। देश हमारा कगार पे है दुनिया की सबसे बड़ी ताकत बनने का। अगर आरएसएस और बीजेपी बीच में से हट जाएं, तो दुनिया की कोई ताकत इस वक्त देश को नंबर 1 देश, चाइना और यूएस को बीट करके नंबर 1 इकोनॉमी बनने से कोई नहीं रोक सकता। सिर्फ आरएसएस और बीजेपी के लोग, अडानी अंबानी, हमारे और दुनिया की सबसे बड़ी ताकत देश को बनवाने के बीच में खड़े हैं। देश की जनता को उनको हटा देना चाहिए, और देश का जो रियल पोटेंशियल है, दुनिया का नंबर 1 देश बनना, दुनिया में शांति स्थापित करने का, वो हम लोग अदा करेंगे, ऐसा मुझे पूर्ण विश्वास है।
नेहमीप्रमाणे बुद्धा या सिरियलमधनं आज आम्ही एक छोटासा इन्सिडन्स घेतलेला आहे. अत्यंत मार्मिक आहे. सिद्धार्थाच्या लग्नाची तयारी सुरू असते, स्वयंवराची तयारी सुरू असते. यशोधरा सिद्धार्थासोबत एका विलेजमध्ये जात असते. विलेजमधनं येताना एक शेतकरी, अस्पृश्य शेतकरी बैलाला मारताना दिसतो. सिद्धार्थ त्याला जाऊन विचारतात की तुझं बैलाला का मारतो. तो म्हणतो आहे की बैलगाडीचं चाक अडकलेलं आहे आणि हा बैल मला कोऑपरेट करत नाही, त्याच्यामुळं काय करावं. अशा याच्यात तो सिद्धार्थ तिच्यात म्हणतात की मी तुला मदत करतो. आणि मदत करताना तेवढ्यात सर्व ब्राह्मण लोक तिथे येतात आणि त्यांनी सांगतात की नाही, हे तू चुकीचं करतो आहे. आणि त्याच्यासोबत ब्राह्मणांसोबत जो झालेला संवाद सिद्धार्थाचा, म्हणजे सिद्धार्थाला बुद्धत्व प्राप्त झालं त्याच्यानंतर तर होतंच, पण तो सिद्धार्थाच्या आयुष्यातले जे त्याचे ते गुण होते ते या तुम्हाला या व्हिडिओच्या मार्फत दिसेल. एक सुंदरसा व्हिडिओ तुम्हाला सर्व लोकांना आवडणारा बघूया. हा, गोपा तुम क्या हुआ गोपा? सुना है देवदाह में पानी की बड़ी समस्या है, पर हमें तो नहीं लगता. देखो तो अपनी आंखें हमेशा पानी से भरी रहती है. हमने भी सुना है कपिलवस्तु के युवराज देवता की राजकुमारी से प्रेम करते हैं. हमें नहीं लगता. देखो तो कितनी सहजता से ले रहे हैं स्वयंवर की बात. देवता कितना अभ्यास कर रहा है और तुम मुझ पर नहीं, ना सही. अपने प्रेम पर तो विश्वास करो गोपाल. शक्ति शरीर में नहीं, मन में होती है. विजयी वही होता है जिसका मन शांत हो. क्या हुआ भाई? बैलों को इतने निर्दयता से क्यों मार रहे हो? प्रणाम युवराज, हमारे बैलगाड़ी का पहिया गड्ढे में फंस गया है. तो ये पहिया बैलों को मारने से नहीं निकलेगा. चलो मैं तुम्हारी सहायता करता हूँ. चल. रुक जाइए युवराज, ये आप क्या कर रहे हैं? सहायता. सहायता या पाप? पाप? कैसा पाप? क्या आप नहीं जानते, ये एक शूद्र है और तुम ओछी जाति के. युवराज को रोकते तक नहीं, दंडवत होके क्षमा मांगो युवराज से. ठहरो ठहरो. ये हमसे क्षमा क्यों मांगे? इसने आपको छूने का अपराध किया है. इसने मुझे नहीं, मैंने इसे छुआ. क्षमा युवराज, पहले इसने इस ब्राह्मण मार्ग में आने का अपराध किया है. कैसा अपराध? ये मार्ग सबके लिए है. ये सृष्टि, ये जल, वायु, मिट्टी, ये ईश्वर का अपराधी है और इसे दंड मिलना चाहिए. उसी ईश्वर ने इसे बनाया है जिसने तुमको. और यदि ये ईश्वर का अपराधी है तो इसे ईश्वर ही दंडित करेगा. तुम होते कौन हो इसे दंडित करने वाले? तुम केवल ब्राह्मण, अधिकारी नहीं. अधिकारी ईश्वर है. मत भूलो युवराज, हम इस सृष्टि पर ईश्वर का प्रतीक हैं, इस धरती पर भगवान का रूप हैं. केवल हम वेदांती पूजा पाठ कर्म से पुण्य के अधिकारी हैं. पुण्य के. यदि ये सत्य है तो कर लेते हैं तुम में और इसमें तुलना. इस मनुष्य ने अपने खून पसीने से इस मिट्टी को सींचा है, फल फूल उगाए. क्या तुम्हारे वेदांत
इन्हें मुरझाने से रोक सकते हैं? क्या तुम इस धरती पर भगवान का प्रतीक, इस फंसे हुए पहिए को बिना हाथ लगाए निकाल सकते हो? आप हमारा अपमान कर रहे हैं युवराज। अपमान तो आप इस मनुष्य का कर रहे हैं। मत भूलिए युवराज, आप धर्म पर विवाद कर रहे हैं, धर्म पर। मैं मनुष्यता को बचा रहा हूं विप्र। विवाद धर्म पर नहीं, धर्म के नाम पर उठ रही घृणा पर है। धर्म की सार्थकता संपूर्ण मानव जाति को एक करने में है, उसे जोड़ने में है, ना कि तोड़ने में। वर्ण कर्म के अनुसार है, ना कि धर्म के अनुसार। धर्म सबसे श्रेष्ठ है युवराज, सबसे श्रेष्ठ, जो मनुष्यों को अपनी मर्यादाओं से परिचय करवाता है, परिचय करवाता है। उस धर्म को बनाया किसने? मनुष्य ने। हम कहते हैं कि हम सब मनु की संतान हैं, ब्रह्मा के वंशज। क्या कभी आपने शंकर की जाति पर पूछा है? कभी आपने ब्रह्मा के गोत्र को पूछा है? या कभी विष्णु के वर्ण को पूछा है? जब हम एक मनु की संतान हैं, तो ये भी उतना ही ब्राह्मण है जितना कि तुम, और यदि नहीं तो तुम भी उतने ही शूद्र हो जितना कि ये। चलो पहिया निकाले। तो फिर लगाओ जोर। युवराज, ये ईश्वर का दंड है, ईश्वर का। नेहमीप्रमाणे आज आम्ही बहुजन सौरभच्या दैनिक बहुजन सौरभचा एक आढावा घेऊ। आढाव्यामध्ये ज्या महत्त्वाच्या आजच्या बातम्या होत्या त्यात महत्त्वाचं म्हणजे हिमाचल प्रदेशमध्ये राजकीय भूकंप, जे मागचे 6 आमदार ज्यांनी क्रॉस वोटिंग केलं होतं त्या लोकांना घेऊन BJP एका वेगळ्या ठिकाणी गेलेली आहे, अदृश्य ठिकाणी गेलेली आहे। त्याच्यामुळे हिमाचल प्रदेशमधलं जे संकट आहे सरकारवरचं ते अजून गेलेलं नाही, परंतु मोठा एक गेम करण्याचा त्यांचा विचार आहे। बहुधा लोकसभेच्या इलेक्शनचा तो एक स्टंट असू शकेल, अशा पद्धतीची बातमी आज आम्ही पानेकवरती लावलेली आहे। त्याच्या शेजारी आचारसंहिता लागण्यापूर्वीच केंद्रीय निवडणूक आयोगाचा राजीनामा, आत्ताच मी बोललेलो आहे तुम्हाला याआधी की कोणत्या परिस्थितीमध्ये त्यांनी तो राजीनामा दिला ते महत्त्वाचं आहे। आज त्याच्या शेजारी भाजपने विकासाचे नव्हे तर विनाशाचे मॉडेल केजरीवालनी अत्यंत प्रखरपणे नरेंद्र मोदीवरती टीका केलेली आहे आणि सातत्यानं करत असतात। त्यांच्या शिक्षणाच्या बाबतीत, त्यांच्या धोरणांच्या बाबतीत अनेक गोष्टी त्या करत असतात आणि निर्भीडपणे करत असतात। जरी त्यांचे 3 मंत्री आज जेलमध्ये असले तरी त्यांना काळजी नाही, परंतु ते तेवढेच त्यांची तीव्रता वाढलेली आपण पाहतो। त्याच्याच खाली आज आम्ही दुसरी बातमी घेतलेली आहे। बहुजन न्याय यात्रा संघटनेची आज रविनगर येथे बैठक, एक नवीन पद्धतीने इलेक्शनच्या बाबतीमध्ये एक रविनगर नागपूरला इथे एक बैठक आहे। भाजपतर्फे कामगारांसाठी आयोजित शिबिरात गोंधळ, नागपूर इथे एका महिलांना आयोजित करण्यात आली होती ती महिलांसाठी, आणि त्याच्यामध्ये चेंगराचेंगरीमध्ये एक बाईचा मृत्यू झाला, अनेक लोक तिथे जखमी झाल्याची बातमी आज आहे। दीक्षाभूमी येथे आज महिला परिषदेचे आयोजन, माजी महिला गव्हर्नर कमलताई गवई यांची विशेष उपस्थिती, एक मोठा कार्यक्रम नागपूर इथे घेण्यात आलेला आहे दीक्षाभूमी इथे, त्याची ती बातमी आज आम्ही दिलेली आहे। शिक्षकाने शाळेतच काढले पिस्तूल, हे भोपाळची बातमी आज आम्ही घेतली। छोट्याशा कारणामुळे त्यांनी सर्वांना धमकावत ज्या पद्धतीने पिस्तूलचा वापर केला त्याची आम्ही एक बातमी दिलेली आहे। आज
कल्याण इथे एक मोठी महाराष्ट्र राज्य कास्ट्राईब कर्मचाऱ्यांची एक संघटनेचा आज अधिवेशन आहे. आमचे मित्र अरुण गाडे हे अध्यक्षस्थानी आहेत तिथे. आज सोमवारपासून पुन्हा पाऊस येण्याची शक्यता वर्तविलेली आहे हवामान खात्याने. आज 5-2 बघूया. आज रविवार असल्यामुळे आज आमचा अग्रलेख नाही. आज आमचे अशोक सरस्वती बोधी यांचा आज सुंदरसा लेख पॉलिटिकली याच्यावरती आधारित आहे. मोदी आणि भाजपाला जनतेचा विरोध. त्यांनी सांगितलं अनेक उल्लंघन करून आणि अनेक यांनी आढावा घेऊन त्यांनी ते सुंदरसा लेख बनवलेला आहे. एक अत्यंत प्रखर त्यांनी BJPवरती टीका करणारा हा लेख तुम्हाला वाचायला मिळेल. बडोद्यात बाबासाहेबांचा छळ सयाजीराव महाराजांना रोखता आला नाही. तुम्हा सर्व लोकांना माहिती आहे की सयाजीराव गायकवाडांनी बाबासाहेबाला शिष्यवृत्ती देऊन त्यांना बाहेर पाठवलं होतं आणि आल्याच्यानंतर त्यांची अट होती की तू बडोदा इथे महाराजांच्या याच्यात तू काम करशील. परंतु ज्या पद्धतीने त्यांचा छळ झाला त्यावरती मात्र सयाजीराव महाराज त्यांना रोखू शकले नाही, कारण इतकी तीव्रता होती जातीची. त्याच्यामुळं ते काहीच करू शकले नाही. असा हा सुंदरसा लेख भीमराव सरवदे यांचा. आज त्याच्याच खाली आज आम्ही प्रज्ञाधर ढवळे नांदेडचे यांचा एक सुंदरसा लेख सावित्रीबाई फुले यांच्या कवितेतील सामाजिक आशय. त्यांनी सर्व आयुष्यभरच आपलं आयुष्य सामाजिक कार्यातच घालवलेलं आहे. त्याच्यामुळे प्रत्येक त्यांच्या कविता ज्या आहेत त्या निश्चितच सामाजिक आशयच राहणार आहे त्याच्यात. असा ते एक सुंदरसा लेख आहे. त्याच्याच खाली आज आम्ही 7% अंतर्मुख करणारा वैचारिक ग्रंथ आज दिनेश कोटांगळे यांचा लिहिलेला आहे. एक पुस्तक रूपानं एक तो झालेला आहे. आमचे मित्र सुरेंद्र बुराडे यांनी याच्यावरती लेखणीवरती आधारित तो ती कविता करणारा एक वैचारिक लेख तुम्हाला याच्यातनं वाचायला मिळेल. आज भेदाच्या पल्ल्याड जाणारी कविता एक माधुरी वसंत शोभा नावाची कवयित्री आहे. तिचा तो सुंदरशी कविता. सुनीता झाडे यांच्या शब्दाच्या पसाऱ्यातील अर्थाच्या आत्महत्या या कविता संग्रह नुकताच वाचला आणि त्याच्यातून त्यांनी ती काढलेलं तिची समीक्षा करणारा हा सुंदरसा लेख तिने लिहिलेला आहे. आज बघूया पान 3वरती आज आमचे मित्र विलास गजबे यांचा आज कॉलम असतो. मधमाशा याच्यावरती त्यांनी लिहिलेलं आहे. ते एक शिक्षक आहेत. गावात अत्यंत दुर्मिळ ठिकाणी त्यांची शाळा आहे आणि तिथे राहणारे आणि ते निसर्गाशी त्यांचा रोजचा संबंध येत असतो. त्याच्यातूनच आज मधमाशी या शब्दावरती त्यांनी त्याच्यावरती जे वर्णन केलं आणि त्यांचा जो अनुभव एवढ्या वर्षातला आहे त्याचा त्यांनी चांगलासा एक सुंदर एक लेख लिहिलेला आहे. साद घालतोय हुसेन सागरचा महाबुद्ध. तुम्हा सर्व लोकांना माहिती आहे की हुसेन इथे हैदराबाद इथे हुसेन सागर हा अत्यंत महत्त्वाचा एक पुतळा तिथे बांधला होता. नंतर तो काहीतरी याच्यात ठेवण्याच्या याच्यात तुटला. पुन्हा त्याला रिबिल्ड केलं आणि त्याच्यामध्ये अनेक लोक राष्ट्रीय आंतरराष्ट्रीय लेवलचे लोक त्याच्यात जोडले होते. आज त्याला 35 वर्ष पूर्ण झाले होते. त्याच्या अनुषंगानं मिलिंद मानकर यांचा सुंदरसा लेख तुम्हाला वाचायला मिळेल. आजची स्त्री बदलली आहे का अर्चना कोळे यांचा प्रश्न. नागपूर इथे राहणाऱ्या अर्चना कोळे यांचा सुंदरसा महिलांवरती आधारित एक सुंदरसा लेख. सर्वप्रथम सर्व महिलांना जागतिक महिला दिवसाच्या खूप खूप शुभेच्छा देऊन त्यांनी त्या लेखाची सुरुवात केलेली आहे. अनेक बाबी आणि यांचा संपूर्ण इतिहास स्त्रियांचा हा सर्व त्यांनी त्याच्यात नमूद केलेला आहे. संमिश्र भावनाचा कोलाज याच्यावरती एक सुंदरसा आमच्या भगिनी सुजाता लोखंडे यांचा लेख. मराठी साहित्यातील ललित निबंध किंवा ललित लेख वाङ्मयातील अतिशय लोकप्रिय आहेत. पद्य आणि गद्य यातील विविध रूपांच्या समन्वयाने साधत वेगळा बाज निर्माण करणारे ते ललित लेखक मीला धरून व मीला लोप करून लिहिल्या गेलेल्या आहे व साहित्याला वैभवशाली मराठी भाषेची परंपरा लाभलेली आहे. वि स खांडेकर यांच्यावरती आधारित आहे. अनंत कानेकर, माटे, श्री माटे, इराणी कर्वे, दुर्गा भागवत, शांता शेळके, महावीर जोंधळे, प्रवीण धनके अशा अनेक लोकांच्या याच्यातनं हा त्यांच्या लेखावरनं एक सुंदरसा आजचा लेख त्यांनी तयार केलेला आहे. वाचनीय आहे.
आज बार्टीच्या याच्यातनं स्पर्धा परीक्षा प्रशिक्षण केंद्र सुरू. कालच सिद्धार्थ गायकवाड आमचे मित्र ते त्यांच्या हस्ते याचं उद्घाटन झालेलं आहे. फार चांगली एक गव्हर्नमेंटची प्रक्रिया आहे की कमीत कमी लोकांना परीक्षेसाठी काय काय करावं, प्रशिक्षण केंद्र त्याच्यामध्ये वेगवेगळ्या याच्यावरती ओरल इंटरव्ह्यू, रिटर्न एक्झामिनेशन अशा अनेक बाबींचा आढावा त्याच्यामध्ये घेण्यात येईल. नागपुरातील अनेक लोक ह्या उपक्रमाचा फायदा घेत आहेत. आज त्याच्याच शेजारी करो या मरोची सभा 10 मार्चला ज्येष्ठ विचारवंताचे संविधान प्रेमींना आव्हान की करो या मरोची आता परिस्थिती आपल्या देशासमोर आलेली आहे, त्याच्यासाठी त्यांचं एक आव्हान. प्राध्यापक जावेद पाशा कुरेशी यांचा 10 मार्चला जाहीर सत्कार व अल्पसंख्याक मेळावा नागपूर इथे आयोजित करण्यात आलेला आहे. आसन्या फाउंडेशनच्या कार्यालयाचे उद्घाटन आज झाले. अशोक कोलटकर यांना डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर समाजभूषण पुरस्कार. नागपूरची बातमी. आज महत्त्वाचे म्हणजे आज राष्ट्रीय महिला परिषद आहे नागपूर इथे. कपिल नारनवरे यांना डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर समाजभूषण पुरस्कार त्यांना मिळालेला आहे. संविधान जागर लघु नाट्य टीमच्या महिला पोलिसांना सदिच्छा. घोगली येथे परिसंवाद व महिला मार्गदर्शन शिबिर 12 मार्चला. भगवान कांबळे जिल्हा कार्यालयावर पदावर नियुक्त. पुन्हा एक महत्त्वाची बातमी आज आम्ही त्याच्यात टाकलेली आहे. वैदर्भीय आंबेडकरी साहित्य संमेलनाच्या अध्यक्षपदी प्राध्यापक माधव सरकुंडे, प्राध्यापक गंगाधर अहिरे हे उद्घाटक. नागपूर इथे 16 आणि 17 तारखेला विदर्भीय आंबेडकर साहित्य संमेलनाला सुरुवात होते आहे. सर्व लोकांना आव्हान आहे की त्यांनी सर्वांनी त्याच्यामध्ये मोठ्या संख्येनं यावं. अशा रीतीने आम्ही बहुजन सौरभचा आज आढावा घेतलेला आहे. आज जे काही आमचे व्हिडिओज आहेत दोन्ही अत्यंत महत्त्वाचे आहेत आणि मोदी सरकार वेगवेगळ्या ठिकाणी कशा घेरल्या गेलेली आहे आणि येणाऱ्या दिवसात त्यावरती आपलं सर्वांचं लक्ष असलं पाहिजे. काय काय घडामोडी होत आहेत या देशातल्या घडामोडीकडे लक्ष ठेवण्यासाठी तुम्ही हे व्हिडिओ जास्तीत जास्त लोकांना शेअर करा, त्याच्यात कॉमेंट्स करा, लाईक करा आणि छोट्या मोठ्या जाहिराती त्याच्यासाठी द्या. निश्चितच मला अशी आशा करतो मी की बहुजन सौरभचा विकास हा लवकरच लाखो लोकांपर्यंत पोहोचेल आणि जोपर्यंत लाखो लोकांपर्यंत पोहोचणार नाही तोपर्यंत खऱ्या अर्थानं डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांचे जे काही अनुयायी असतील त्या सर्व लोकांना याचा निश्चितच लाभ होईल. एवढं बोलतो आणि थांबतो. जय भीम.